क्या पढ़ना है आज बाबू आप लोगों को? एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। लास्ट क्लास में हमने सेकेंड लॉ के डेफिनेशन को समझा था। क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना? समझ में आया था आप लोगों को? से लाउडली यस और नो सर? ओके। और लास्ट क्लास में हमने एक बात की और चर्चा की थी, वो क्या कि फर्स्ट लॉ यह बताता है कि फोर्स लगा या नहीं लगा, है ना? और सेकेंड लॉ ये बताता है कि फोर्स कितना लगा। यानी कि फर्स्ट लॉ से हमको पता चलता है फोर्स लगा या नहीं लगा, और सेकेंड लॉ कितना फोर्स लगा उसके कैलकुलेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है ना? आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, अगर मोमेंटम का रेट चेंज फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से मोमेंटम जीरो हो जाता है, तो लार्ज फोर्स एक्सर्ट होगा। और इसका इस्तेमाल कहाँ हम लोग देखते हैं? कराटा प्लेयर के केस में। कराटा प्लेयर क्या करता है? बहुत तेज़ी से अपने हाथ को मूव करता है और बर्फ़ के मोटे मोटे सिल्ली को या फिर टाइल्स के ढेर को तोड़ देता है। ऐसा कैसे होता है? बहुत तेज़ी से वो हाथ को मूव करता है ना? और उस दरमियान क्या होता है कि हाथ का मोमेंटम होता है जो एकाएक, और वो बहुत ही तेज़ी के साथ उस पर फोर्स लगाता है, टाइल्स के ढेर पर, है। और क्या होता है कि बहुत ही कम टाइम में उसके हाथ का मोमेंटम जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से लार्ज फोर्स एक्सर्ट होता है और वो टाइल्स टूट जाते हैं, है ना? सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन और कहाँ हम देखते हैं? कार की सीट बेल्ट में। कार के सीट बेल्ट में अगर मान लो कि ड्राइवर कार तेज़ी से मूव कर रहा है, हमने आपको बताया था ना, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम कम होगा और फास्ट मूविंग के पास ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में जब कार तेज़ी से चल रही होती है और अचानक से गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी किसी चीज़ से टकरा गई, तो क्या होता है कि गाड़ी का मोमेंटम एकाएक जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से लार्ज फोर्स लगता है। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग्स जब ऑब्जेक्ट टेंडेंसी ऑफ मोशन में होता है तो टेंडेंसी ऑफ मोशन बनाना चाहेगा, यानी कि मोमेंटम जीरो हो गया लेकिन टेंडेंसी जीरो नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा कि आज जो ड्राइवर होगा वो आगे की तरफ बेंड करेगा टेंडेंसी ऑफ मोशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम एकाएक जीरो हुआ है तो वो क्या लार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा और वहाँ ड्राइवर की मौत भी हो सकती है ना? तो सीट बेल्ट लगाया जाता है, सीट बेल्ट लगाने का सजेशन दिया जाता है ताकि आपका मोमेंटम जीरो होने में टाइम लगे, और जीरो होने में टाइम लगेगा यानी कि मोमेंटम एकाएक जीरो नहीं होगा, मोमेंटम की जीरो होने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अगर ऐसी घटना होती भी है तो लाइफ ज़्यादा डेंजर में ना पड़े, है ना? बात समझे ना? तो इसलिए कार में सीट बेल्ट का ये यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए हाई जंप के केस में एथलीट को या तो कुशन प्रोवाइड किया जाता है या फिर हिप ऑफ सैंड, बालू का ढेर प्रोवाइड किया जाता है। जब वो ऊंचाई से कूद रहे होते हैं तो उनके बॉडी का ऊंचाई से जब जंप कर रहे होते हैं तो उनके बॉडी के पास हाई मोमेंटम होता है, और जिस जगह पर वो गिरेंगे तो मोमेंटम क्या होगा? एकाएक जीरो होगा, और जीरो होने की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से उनको कुशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका मोमेंटम जीरो होने में टाइम लगे, है ना? या फिर हिप ऑफ सैंड दिया जाता है ताकि मोमेंटम धीरे धीरे जीरो हो और उनका जीवन सलामत रहे। ओके, गॉट इट? से लाउडली यस और नो सर? ओके। उसी तरह से आप क्रिकेट तो जरूर खेलते होंगे, खेलते हैं ना क्रिकेट? कौन कौन खेलता है क्रिकेट? तुम सब मेरे तरह होता हो। तुम खेलती है क्रिकेट ऋचा? बस तो अभी कौन सी बूढ़ी हो गई हो? अभी तो तुम बचपने में हो। 9th क्लास के बच्चे बूढ़े थोड़े ना होते हैं। तुम बउआ अविरल क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो? अच्छा चलो ठीक है। क्रिकेट बॉल को कैच करते समय आपने देखा होगा, अच्छा खेलते नहीं, देखे तो बहुत लोग हो गए, आपने देखा होगा जब फील्डर, उसको फील्डर बोलते हैं ना, जो फील्डिंग कर रहा होता है, तो देखो फील्डर जब बॉल कैच कर रहा होता है तो वो बॉल को ऐसे पकड़ता है और हाथ को पीछे की तरफ मूव करता है, खींचता है। ऐसा क्यों करता है?
हथेलियों के बीच में बॉल को ले करके, जैसे बॉल आ रहा है उसको कैच लेना चाहा तो उसको अपने हथेलियों के बीच में ले लिया और धीरे धीरे उसको पीछे किया। तो पीछे किया तो क्या उसका मोमेंटम एकाएक बॉल का जीरो नहीं हुआ। और जब क्रिकेट बॉल का मोमेंटम जीरो नहीं हुआ, एकाएक जीरो नहीं हुआ, तो लार्ज फोर्स नहीं लगा। और धीरे धीरे मोमेंटम जीरो हुआ तो क्या होगा, लेस फोर्स लगेगा और डैमेज कम होगा। समझे ना। तो इन सब का एप्लीकेशन हम वहाँ करते हैं सेकेंड लॉ में। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब देखो, अब हमें पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, लेकिन इसको समझने से पहले आप थोड़ा समझिए कि इसका बेस क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। फोर्स उसके पहले ऑब्जेक्ट के बराबर होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों सब्जेक्ट बन के बैठ गया सब? हम बात ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं, तुम लोग सब्जेक्ट बने हुए हो। नहीं समझ में आया? पल्ले नहीं पड़ा क्या? कुछ तो बोलो, यस सर, नो सर, फिर से बताइए। नो सर। नहीं आया सर, आप एग्जांपल दिए थे। देखो सब्जेक्ट, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट की बात की, आप सब सब्जेक्ट बन के बैठे हुए हैं, मुन्ना भाई MBBS वाले, जो सिर्फ देखता है सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है ना। तो चलो देखो, हमने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट A है और इस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट B फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, तो A जो है इधर फोर्स अप्लाई करेगा, इस पर इधर फोर्स अप्लाई करेगा, तो B इसके रिटर्न में इधर फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, इधर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर A जो है F फोर्स अप्लाई करता है तो B भी A पर कितना F फोर्स अप्लाई करेगा। इसका डायरेक्शन अगर इधर है, राइटवर्ड है, तो इसका डायरेक्शन किधर, लेफ्टवर्ड होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव होंगे, यानी कि F इधर, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर क्या हम लेंगे, इधर वाला F हम निगेटिव लेंगे। समझे? तो इसलिए हमने कहा टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, इफ बॉडी A exert a force on body B, then body B will exert equal and opposite force on body A। समझे? और इसको हम एक्शन और रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई धक्का दे रहा है, आपका दोस्त आपको धक्का दे रहा है, तो आप क्या करोगे, जितना फोर्स वो आप पर अप्लाई कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसके अगेंस्ट में काम करोगे, है ना, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो आपने क्या किया, आपके दोस्त का जो फोर्स आया एक्शन फोर्स, उसके अगेंस्ट में जो आपने लगाया वो रिएक्शन फोर्स था। जैसे कि इसको ले करके इस वाइट बोर्ड पर मैंने इसको ऐसे प्रेस किया, क्या ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि हमने जितना फोर्स बॉल पर लगाया उतना ही फोर्स हम पर लगाया, क्योंकि अगर हमारा फोर्स ज़्यादा होता तो बॉल गिर जाता, और अगर बॉल का फोर्स ज़्यादा होता तो हम इसके नीचे दब जाते। इसको एक तरह से और समझिए कि मान लो आपने स्केट शू पहन रखे हैं, स्केट शू, चक्का वाला शू, उसको आपने पहन रखा है, और आपका दोस्त पीछे से आपको धक्का दे देता है। सामने दीवार है, आप क्या करोगे, अपने हाथ को ऐसे आगे करोगे ना। तो फिर आप क्या देखोगे, आप दीवार से टकराए और फिर बैक आ रहे हो, पीछे आ रहे हो। मतलब क्या, आपका फोर्स उस बॉल पर एक्शन फोर्स था और उसका रिएक्शन फोर्स आया, है ना। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बात समझे ना? इज इट क्लियर टू ऑल? आज तुम लोग का एनर्जी डाउन लग रहा है। से लाउडली, यस सर, नो सर, वेरी गुड। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या होगा, इफ अ बॉडी A exerts a force on body B, then body B will also exert a force on body A in equal magnitude in opposite direction। ओके, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, to every action there is an equal and opposite reaction। ओके, जैसे देखिए, अब इसके एप्लीकेशन को हम समझते हैं। ड्यूरिंग वॉक, चलते समय जब हम चल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पैर से अर्थ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, और इसका रिएक्शन फोर्स हम पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से हमको फॉरवर्ड मोशन मिलता है ना। सेकंड, आपने देखा होगा, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपने देखा होगा
कि बैलून में हम हवा ब्लो करते हैं, बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, मतलब हवा ब्लो करते हैं, और उसका जो मुंह होता है उसको ऐसे पकड़ करके छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, बैलून ऊपर की तरफ मूव करता है। यानी क्या होता है कि ये बैलून है और इसमें इसका माउथ यहाँ है, यहाँ से तेज़ी से हवा निकलता है और ये बैलून ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता है ना। तो देखो एक्शन फोर्स कौन सा है, एक्शन फोर्स है एयर का बाहर तेज़ी से निकलना, है ना, थ्रू स्मॉल होल। और इसका रिएक्शन फोर्स क्या है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द बैलून, समझे ना। और इस बेस का इस्तेमाल कहाँ किया गया, जेट प्लेन को बनाते समय। आपने देखा कि जेट प्लेन के टेल से जितना तेज़ी से फ्यूम बाहर निकलता है, स्मोक बाहर निकलता है, उतना ही तेज़ी से जेट प्लेन आगे की तरफ मूव करता है। उसके बाद ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ अ गन, जितनी तेज़ी से बुलेट बाहर निकलता है उतना ही तेज़ी से गन रिक्वाइल करता है। रिक्वाइल मतलब पीछे झटका मारता है ना। तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक एप्लीकेशन है, समझे। तो ये था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देन देयर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। ओके, मतलब कहा कि अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा, बशर्ते कि उन पर कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज आर सेम, आर कंजर्व्ड। ओके, यहाँ एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, ओके, और यहाँ पर एक कार है जो इस डायरेक्शन में आ रही है। दोनों का कॉलिजन हो गया, दोनों का कॉलिजन हो गया। देखो, ये मान लो ये बॉडी वन है ना, ऑब्जेक्ट वन है, यानी कि इसका मास कुछ ना कुछ होगा। और मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका मास m2 था और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 था, है ना। दोनों आ रहे हैं और दोनों में हेड ऑन कॉलिजन हो गया। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब आमने सामने की टक्कर, ठीक। तो इसका मोमेंटम चेंज करेगा, इसका भी मोमेंटम चेंज करेगा। मान लो कि इस कंडीशन में इसका मोमेंटम हो जाता है m1 v1 और इसका हो जाता है m2 v2। तो टक्कर से पहले दोनों बॉडीज़ का टोटल मोमेंटम कितना था बेटा, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हमने किया कि बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम विल बी m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, है ना। और इस रिलेशन से यहाँ प्लस होगा और इस रिलेशन के हेल्प से हम कैलकुलेशन करेंगे, है ना। हो सकता है कि ये दोनों गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, एक का पीछे वाले का वेलोसिटी ज़्यादा हो और आगे वाले का वेलोसिटी कम हो। पीछे वाले ने आगे वाले को टक्कर मार दिया, पीछे वाला क्या हुआ, पीछे वाला का वेलोसिटी कम गया और आगे वाला का वेलोसिटी बढ़ गया। उस कंडीशन में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस एक्सप्रेशन के हेल्प से आप बना सकते हो। यानी कि कहा जा सकता है मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, जस्ट लाइक कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी। ओके, तो देखो मैंने क्या कहा कि अगर मान लेते हैं एक दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि यह गाड़ी जो है, एक कार इधर जा रही है और एक कार जो है इस डायरेक्शन में आगे जा रही है ना। इस कंडीशन में इसका भी मान लो m1 v1 इसका इनिशियल मोमेंटम था, इसका m2 u2 था। इसका टक्कर के बाद इन दोनों का कॉलिजन हुआ और कॉलिजन के बाद इसका जो फाइनल मोमेंटम होता है m1 v1 और इसका m2 v2 होता है। तो इस कंडीशन में भी हमको क्या मिलेगा, क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। यानी कि एक्सप्रेशन क्या मिलेगा बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये आप सबको क्लियर है? यस सर। समझे ना। देखो, इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल जेट प्लेन्स के केस में भी होता है,
इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल बुलेट और गन के केस में भी होता है, तो वहाँ भी इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन करेंगे। और जब भी और अगला क्लास जो हम न्यूमेरिकल सेक्शन का लेंगे वहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसका इस्तेमाल, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? तो अब तक आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा, और सबसे बड़ी बात आपने फिजिक्स के कौन से ब्रांच को पढ़ा? डैट इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज द ब्रांच वेयर वी डिस्कस द कॉज ऑफ मोशन। ओके, समझे? तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का क्लास यहीं पर होता है संपन्न। थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।